जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण सीरीज के तहत एक तरीके से हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास है। और आपने 3 से 4 वीडियो आपको दिए गए हैं और आपने उम्मीद है कि उसको देखा होगा, समझा होगा। मूल किताब को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल आप देखिए कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लेवल की गहराई आप देखेंगे तो 2-4 किताबें आपकी समझ में अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का हो, शुक्ल जी का हो, इनका हो और इसी तरीके से बच्चन जी का हो। तो ये कुछ किताबें जो हैं मूलभूत हैं कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब इसमें आपने देखा था प्रीवियस के चैप्टर अगर आपने देखा होगा तो बहुत कुछ आपको पहले ही समझ में आया होगा। आज जो हम टॉपिक है जहाँ से है वहीं से शुरू करें, बाद में जब ये कुछ अध्याय समाप्त होंगे तो हम रिवीजन के तौर पे बीच में क्लास ले लेंगे। यहाँ पे इन्होंने शुरू किया है और सबसे पहले दिया है कबीर जी का जिक्र किया है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी जो है कबीर के संबंध में जो इनके विचार हैं, क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो कबीर, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कबीर जी हैं, कबीर में जैसा संकेत किया गया है कई तरह के रंग हैं। कबीर में कह रहे हैं कि जैसा संकेत किया गया है कई तरह के रंग हैं। क्या है उनमें, आप देखो तो भाषा के भी और संवेदना के दोनों भी हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने संवेदना को ध्यान में रखते हुए जो पुस्तक है वो अब हम सबके सामने लाए हैं। और साहित्य का इतिहास हो सकता है उनमें, लेकिन संवेदना गायब हो सकती है, पर ये हर एक रचनाकार में, हर एक रचना में संवेदना की तलाश करते हैं। और यहाँ पे कहने कि कबीर में जैसा आपको संकेत है कि भाषा, जैसे इनको आप सदुकड़ी भाषा के संबंध में कहो, लेकिन उनमें संवेदना के भी हैं रंग। और हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब घुली है। कुछ मना स्थितियों के चित्र एक साथ रखने से बात स्पष्ट होगी और उपयुक्त कसौटी की पहली जांच भी हो सकेगी। तो कैसे आप जांच करेंगे? जैसे इन्होंने कहा कि ये कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपना सो चले हमारे साथ, जो घर फूके आपना सो चले हमारा साथ। तो एक तो इनके में आप बहुरूपी प्रकृति देखो कि कबीरा कह रहे हैं कि खड़ा बाजार में है, लिया लुकाटी हाथ, और जो घर फूकने को तैयार है वो हमारे साथ चल सकता है। कोई भी ऐसे समानता नहीं चल सकता उनके साथ। दूसरा ये भी कहते हैं कि जे तू बाभन बबनी जाया, तो आन बाट हुई काहे ना आया, या हरी मोरा पीऊ में हरी की बहुरिया, या ऐसे लोगनी सो का कहियो, जो नर भय भगत ते बाहस तिनते सदा डराने रहियो। सपने हो बरराई के जी मुख निकसे राम, ताके पक्की पान ही मेरे तन को चाम। या कहते हैं कबीर कूता राम का मुतिया, मेरा नाव गले राम की जेवरी, जित खेचे तित जाओ। या जोरे खुदाई मसीती बसतू है और मुलुक किस कोरा, तीरथ मूरत राम निवासी दो मई किन्हू नहेरा। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी, क्या रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। तरह तरह के चरित्रों और परिस्थितियों के संघर्ष में से विविध प्रकार की मन स्थितियों का चित्रण महाकाव्यकार करता है। मुक्तक रचयिता को ऐसा वैविध्य स्वभावता सुलभ नहीं है। कह रहे यहाँ पे आप एक चीज विशेषता देखो कि तरह तरह के चरित्र और परिस्थितियों के संघर्ष में विविध प्रकार की मनस्थितियों का चित्रण यहाँ महाकाव्यकार करता है। मुक्तक रचयिता, जो मुक्तक रचने वाले हैं, मुक्तक रचयिता को ऐसा वैविध्य स्वभावता उनको सुलभ नहीं है। इसलिए चाहे आप यहाँ पे लो, चाहे वो विद्यापति हो, चाहे बिहारी हो या महादेवी हो, तो चाहे विद्यापति हो, बिहारी हो, महादेवी वर्मा हो, उनके कृतित्व में एक रम्यता ज़्यादा मिलता है। किसके किसके में? चाहे विद्यापति हो, चाहे बिहारी हो या महादेवी, उनके कृतित्व में कह रहे एक रम्यता ज़्यादा मिलता है। जैसे कबीर हैं, तो कबीर बड़े कवि वहाँ है जहाँ वे अपने ही अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं। कबीर के संबंध में बड़े कवि तभी कह रहे हैं रामस्वरूप जी की वो वहीं पे बड़े हैं जहाँ वे अपने ही बहिर्जगत की बात नहीं, अपने ही अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता को सिरजते हैं। तुलसी के संदर्भ में अगर आप यही लो, तो तुलसी के संदर्भ में कवि की भावुकता की जो कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित की है, अब रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी कसौटी निर्धारित की है? प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता ये देखने से चल सकता है कि वो किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका या नहीं। वो कबीर के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, वो हो सकता है तो सिर्फ तुलसीदास के लिए हो सकता है। बाहर के वृत्त के अभाव में वे सभी मनोदशाएं जो कभी कभी एक दूसरे के विरुद्ध हो जाती हैं, कभी वो अपने भीतर ढूंढता है।
अपेक्षाकृत कम सामग्री से अपेक्षाकृत अधिक की रचना उसे करना है। स्पष्ट ये अधिक कठिन कवि कर्म है जिसका निर्वाह कबीर ने किया है। इस प्रक्रिया को लक्षित न करने पर यह भी संभव है कि कबीर में कला पक्ष की न्यूनता दिखाई दे। हिंदी आलोचना में कबीर के साथ ये व्यवहार अब तक होता आया है। उनके विरोधियों द्वारा आश्चर्य, उनके प्रशंसकों तथा पक्षधरों द्वारा भी यही चीज होता है। एक बार अच्छे से आप देखिए, कबीर के संबंध में बहुत बड़ी बात कही है और इसमें भी उन्होंने रामचंद्र शुक्ल को, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आड़े हाथ लेके वो चीज बोलते हैं कि वो एक लोगों को लेते हैं तो अगर एक लोगों को सिरोधार मानते हैं, बाकी लोग को नकार कर देते हैं, जबकि उनके पक्ष को, उनकी विशेषताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही रामस्वरूप जी कह रहे हैं। कबीर में आप देखेंगे तो कबीर बहुरूपी प्रकृति के धनी व्यक्ति हैं। उनमें भाषा के और संवेदना के दोनों तत्व दिखेंगे। जब वो कहते हैं कबीरा कड़ा बाजार में, या जे तू बाभन बभनी जाए, या हरी मोरा पीऊ में हरी की बहुरिया, या सपने हो बर्राई के जी मुख निकसे राम, या कबीरा कूता राम का मुतिया मेरा नाव, जौरे खुदाई मसीत बस्तु है और मुलुक किसकेरा, हमन है इसक मिस्ताना हमनों को होशियारी क्या। ये तरह तरह के चरित्र और परिस्थितियां वो मुक्तक रचयिता का ऐसा वैविध्य स्वभावता देखने को नहीं मिलता। इसलिए चाहे विद्यापति, बिहारी, महादेवी, उनके कृतित्व में वही मिलेगा। और कबीर बड़े कवि वहाँ हैं जहाँ वे अपने अंतर जगत की यात्रा का तलाश करते हैं, वहाँ पे नहीं होते हैं जहाँ पे तुलसीदास जैसे कवि, जो प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे बड़ा अधिक पता यहाँ पे लगता है, मर्मस्थलीय स्थलों को पहचान सकते, यहाँ पे उनकी आप तुलना करेंगे तो वहाँ पे ये खड़े नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि कबीर के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता यहाँ पे जो तुलसी के लिए हो रहा है। बाहर के वृत्त के अभाव में वो अंदर ही अंदर चीज़ों को ढूंढते हैं, ये कबीर जी की खासियत है और ये कवि कर्म का निर्वाह कबीर जी ने किया है। कबीर में आपको भाव पक्ष ज्यादा दिखेंगे लेकिन कला पक्ष नहीं है। वो कोई पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा उस तरीके से शिक्षाग्रस्त व्यक्ति नहीं है कि अलंकार है, छंद है या शास्त्रीय विवेचन ढंग से करे। इसलिए आप हिंदी आलोचना के क्षेत्र में कह रहे हैं कि कबीर के साथ अभी भी अच्छा व्यवहार उस तरीके से नहीं हो पाया। ये विलक्षण है कि कबीर में जैसा बोलियों का सम्मिश्रण है वैसा ही उनमें मनोदशाओं का भी है। सिर्फ बोलियों के लिए पंचमेल नहीं है, मन की दशाओं का भी ऐसे ही चित्रण है। ये निश्चय ही उनकी कला क्षमता का प्रमाण है। पूरब में भोजपुरी से लेकर पश्चिम में राजस्थानी तक उनका भाषिक संवेदनात्मक विस्तार है। पूरब में भोजपुरी से लेकर पश्चिम में राजस्थानी तक यो शब्द के पूरे, यानी यो शब्द के पूरे अर्थ में वे हिंदी कवि हैं। कबीर जो है पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था। वे मूलतः समाज सुधारक थे। मूलतः ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर मूलतः क्या थे, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि वो मूलतः समाज सुधारक थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। मनोदशाओं की विभिन्नता देखने को मिलती है। भोजपुरी से लेकर पश्चिमी राजस्थानी तक उनकी भाषिक संवेदनात्मक स्तर देखने को मिलता है। ऐसी उक्तियां कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक बिंदु हैं। अपने जीवन काल में हमने देखा है कि आधुनिक कालीन शिक्षण संस्थाओं के जमाने में निराला क्या थे, निराला प्रायः अनपढ़ थे। पर इस शिक्षा और कवित्व रचना में कोई सीधा संबंध नहीं है। निराला की गहन काव्य साधना और सूक्ष्म दार्शनिक पर्यवेक्षण की प्रशंसा इस तथ्य के उल्लेख की अपेक्षा, अब यहाँ पे ये देखिए साथ में कहते जा रहे हैं कि काव्य साधना और सूक्ष्म दर्शन पर्यवेक्षण की प्रशंसा इस तथ्य के उल्लेख की अपेक्षा नहीं रखती कि निराला सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक शिक्षित थे, है ना। निराला सिर्फ प्राइमरी जो है स्कूल तक शिक्षित थे। ये भी चीजें यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्यान देने वाली बात है। दूसरी चीज, स्वयं अगर देखें तो कबीर जो है, स्वयं कबीर के गुरु रामानंद बड़े पंडित और विद्वान थे। निराला के आध्यात्म गुरु विवेकानंद। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। ये कह रहे हैं कि जो कबीर हैं, संत कबीर हैं, उनके गुरु जो है कौन है, रामानंद है, वो बड़े पंडित थे। निराला के आध्यात्म गुरु विवेकानंद जी हैं, है ना। तो निराला के जो है आध्यात्म गुरु कौन है, विवेकानंद है। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आप विवेकानंद को भी देखोगे तो जो निराला के आध्यात्म गुरु विवेकानंद है उनको भी आप देखो, स्वयं कबीर के गुरु रामानंद के भी ये चीजें देखो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कलर जो है, ठीक है, देखिए। और कह रहे हैं कि यहाँ स्वयं कबीर के गुरु को आप रामानंद को देखो। दूसरी चीज आप ये देखो कि निराला के आध्यात्म गुरु विवेकानंद है, इनको भी देखो, वैसे ही थे। इन दोनों लोगों ने, यानी इनके गुरु रामानंद हो, निराला के गुरु विवेकानंद आध्यात्मिक गुरु हो, इन दोनों ने भी कविताएं लिखी। पर कबीर की तुलना में रामानंद और निराला की तुलना में आप देखो विवेकानंद का काव्य उल्लेख योग्य नहीं हो पाता। समाज सुधारक और दार्शनिक भी कबीर से कहीं बड़े बड़े हुए हैं। समाज सुधार की भावना या हिंदू मुस्लिम एकता कबीर के लिए एक प्रमुख वस्तु थी, जिसे उन्होंने अपनी काव्य संवेदना में ढाला और काव्य बनकर उनके संदर्भ में वो स्मरणीय है।
झंडा ऊंचा रहे हमारा, में राष्ट्रीयता ही राष्ट्रीयता है। ये कविता नहीं, ये अलग बात है कि इस गाने को गाते गाते न जाने कितना स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। राष्ट्रीयता जहाँ कविता बनी है वे प्रसाद और निराला के गीत हैं। देखिए, राष्ट्रीयता जो है जहाँ पे कह रहे हैं कविता बन गई, वो कविता बनी है प्रसाद और निराला के गीत बन गए। गलत तर्क के सहारे से ही प्रशंसा नहीं हो सकती और कबीर बहुत बार ऐसी ही नासमझी के शिकार हुए हैं। देखने की बात यह है कि कबीर की फक्कड़ वृत्ति और उनकी नाराजगी कविता कैसे और कहाँ बनी। कबीर में कविता के बनने और श्रेष्ठ रूप में निखरने का कार्य जैसा दिखाया गया, उनमें तरह तरह की और विरोधी मनोदशाओं तथा उनसे जुड़ी काव्य भाषा के स्तरों का रगड़ है। छेपकों की दृष्टि से संभवतः कबीर का पाठ सबसे अधिक विपुल है। कई शोधकर्ताओं ने बड़े परिश्रम से उनकी मूल रचना का अनुसंधान करने का प्रयास किया। छेपकों का फैलाव समाज में कवि की व्यापक स्वीकृति का प्रमाण है। यानी छेपकों का फैलाव, रिसर्चर जो है कई चीजें उनके बारे में शोध करके अनुसंधान करके चीजों को निकाले हैं और कहते हैं इनका फैलाव कि समाज आज भी उनकी व्यापक स्वीकार्यता को मानता है। ये रचनाएं कबीर के अनुयायी और प्रशंसकों ने ऐसे लिखी है कि वे कवि के कृतित्व में घुल मिल गई हैं, पानी में नमक की तरह। प्रबंध रचना के छेपक शोधकर्ता और पाठक दोनों को परेशान करने वाले होते हैं, पर फुटकर पद और शाखियों में उनकी उपस्थिति वैसी विकृतिकारी नहीं होती। इस स्थिति में इन पदों और दोहों को कबीर की उपरचना कहा जा सकता है, क्योंकि वे कवि की रचनाओं से प्रेरित और प्रभावित है तथा व्यापक समाज द्वारा रचे जाने पर वे कवि के अपने वाङ्मय की प्रकृति से स्वीकृत होकर अंग बन गए हैं। चित्रकला के क्षेत्र में ये समस्या कई बार आती है कि कोई विशिष्ट कलाकृति किसी बड़े उस्ताद की मूल रचना के रूप में वर्षों तक प्रशंसित होती रहती है। जैसे चित्रकला में आप देखिए कि कोई चित्रकार है, उसने कोई पेंटिंग बना दी, तो पेंटिंग बनाने के बाद आप देखो ये समस्या कई बार प्रकृति से स्वीकृत होकर उसका अंग बन गया। चित्रकला के क्षेत्र में समस्या कई बार आती है, कोई विशिष्ट कलाकृति किसी बड़े उस्ताद की मूल रचना के रूप में वर्षों तक प्रशंसित होती रहती है और फिर जब सहसा कभी भेद खुलता है कि ये कलाकृति उस उस्ताद की रचना ना होकर महज उसकी अनुकृति या की शैलीगत नकल है, तो दर्शकों के मन से उतर कर वह सिर्फ एक कैनवास हो जाता है। तब ये प्रश्न सहज उठता है कि दर्शकों की प्रतिक्रिया उस कला वस्तु के लिए थी या उस्ताद के नाम को लेकर या इन दोनों की अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को लेकर। साहित्य में यहाँ पे कालिदास हो, शेक्सपियर हो, खुसरो हो, कबीर हो, जायसी हो, सूर हो, तुलसी हो, बड़े लेखकों की पूरी श्रृंखला जिनके साथ पाठ की प्रामाणिकता की समस्या और बहुत बार उनके अपने रचनाकार व्यक्तित्व के अभिज्ञान की समस्या जुड़ी हुई है। अपने कृतित्व को समाज से मिलाकर अपने व्यक्तित्व की रचना से अभिन्न करके वे सच्चे अर्थों में सुकवि बनते हैं। कैसे बनते हैं? यहाँ पे इन्होंने कहा कि साहित्य में आप देखो कालिदास, शेक्सपियर, खुसरो, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, ये सब बड़े लेखकों की एक लंबी श्रृंखला है। साथ ही इनके प्रामाणिकता की भी समस्या है। क्यों? क्योंकि ऐसा इनके साथ होता है बहुत बार, कोई भी रचनाकार है जिसकी खुद की पर्सनैलिटी जो है उसके अभिज्ञान की समस्या जुड़ी हुई है और ये अपनी जो कृति है, कृतित्वकार है, ये अपने कृतित्व को समाज से मिलाकर अपने व्यक्तित्व को रचना से अभिन्न करके, यानी अपने कृतित्व को तो समाज से मिलाते हैं लेकिन अपनी पर्सनालिटी को इससे अलग कर देते हैं। तो अच्छे में ये क्या बन जाते हैं? सच्चे अर्थों में सुकवि, जिनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर ही नहीं होता। कबीर इस कोटि के रचनाकार हैं। इस विवेचन से एक रोचक तथ्य ये निकलता है कि बड़ा रचनाकार अनुकरणीय नहीं होता, पर यदि कोई अपना नाम हटाकर फिर उसकी नकल करना चाहे तो इसके लिए उसे छूट मिल जाती है। इसी माने में छेपक को बड़े कवि की उपरचना के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। भाषा हो, संवेदना हो, विचार प्रणाली, सभी दृश्यों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाँटी देसीपन को महत्व देते हैं। संस्कारित के कूप जल को छोड़कर वे भाखा के बहते नीर तक स्वयं पहुँचते हैं और सबको पहुँचाते हैं। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान अप्रतिम है। पंडित और मुल्ला यहाँ दोनों को एक साथ अप्रासंगिक करार देते हैं। मूलतः कवि होने के नाते सास की तुलना में वे अनुभव की प्रामाणिकता किस पे, उनकी प्रामाणिकता क्या है? अनुभव की प्रामाणिकता को वो कहते हैं। तो मूलतः कवि होने के नाते वे अनुभव की प्रामाणिकता को केंद्र में रखते हैं। भाखापन को लेकर ये गहरा आत्मविश्वास भाव उनके रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। भाखा के पहले बड़े कवि होने के नाते वे युगीन संवेदना की इस मांग को पूरा करते हैं। अब यहाँ पे हम देखें जायसी। जायसी के संदर्भ में ये बात फिर उभर कर आती है कि कविता मात्र सांप्रदायिक नहीं होती। जायसी के संदर्भ में आप देखो तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कविता मात्र क्या है, जो जायसी कहते हैं कि जायसी के संदर्भ में बात करें रामस्वरूप जी कि जो है कविता मात्र सांप्रदायिक नहीं होती। मुसलमान होकर हिंदू शौर्य की गाथा, मतलब मुस्लिम होकर भी हिंदू शौर्य की गाथा दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध एक नाजुक प्रसंग है, पर जायसी पद्मावत के चित्रण में एकदम खरे उतरते हैं। यहाँ दोनों पक्षों का पूरा आदर और आत्मीयता से वो उल्लेख करते हैं। हिंदू तुर्क दो
रनगाजे, यहाँ अगर आत्मीयता कहीं कुछ ज्यादा है तो चित्तौड़ के साथ, ना कि दिल्ली के। भक्तकालीन कवियों के मूल्यांकन में भी आचार्य शुक्ल की प्राथमिकताओं का क्रम एकदम स्पष्ट है। तुलसी उनके विवेचन के केंद्र में है, पर जायसी कुछ ही ऊने पड़ते हैं, जबकि सूर की तुलना में उन्हें गौरव ज्यादा मिलता है। पर कबीर में प्रतिभा की प्रखरता के तो वे कायल है, पर व्यंजना से भावुकता के नहीं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर संबंधी विवेचन का ये उनका अंतिम वाक्य है, तो समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये करें कि जैसे जायसी को आप देखो, आप इन लोगों को हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट के देखोगे तो बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा? जैसे जायसी के संदर्भ में करें कि जायसी के संदर्भ में बात उभर कर आती है कि जो कविता है, कविता मात्र सांप्रदायिक नहीं होती। कविता को हम कहें तो कविता मात्र, अगर आप देखेंगे तो कविता मात्र जो है सांप्रदायिक नहीं होती। मुसलमान होकर भी हिंदू शौर्य का गाथा वो लोग दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध एक नाजुक प्रसंग है। जायसी पद्मावत के चित्रण में एकदम खरे उतरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों पक्षों का पूरा आदर और आत्मीयता से उल्लेख है। हिंदू तुरक दौरन गाजे, अगर आत्मीयता कुछ ज्यादा है तो वो चित्तौड़ के साथ है, ना कि दिल्ली के साथ है। और भक्तकालीन कवियों के संदर्भ में अगर शुक्ल जी मूल्यांकन करने बैठते हैं तो आप कौन आते? तुलसी हैं, जायसी हैं, सूर हैं, है ना, तुलसी सूरदास, तुलसीदास, जायसी हैं, कबीर हैं। तो शुक्ल जी जब प्राथमिकता में रखते हैं तो प्राथमिकता के केंद्र में तो पहले नंबर पे तुलसी अगर विवेचन के केंद्र में है, तो जायसी को ऐसा नहीं कि वो उन्हें पढ़ रहे हैं। और अगर वो सूर को भी देख रहे हैं तुलना में, तो सूर की तुलना में जायसी को देख रहे हैं कि उन्हें ज्यादा ही गौरव मिल रहा है। और कबीर में तो ये कह रहे हैं कि कबीर में देखो तो प्रतिभा की प्रखरता के तो वे कायल ही हैं, पर व्यंजना से नहीं, उनके भावुकता के नहीं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1929 में लिखा गया, कबीर के संबंध में यही उनके वाक्य हैं। तो ये जायसी के संबंध में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें कहा जा रहा है। जायसी की प्रमुख कृति जो है पद्मावत, उसकी रचना प्रक्रिया का संवेदनशील विश्लेषण कई समर्थ समीक्षकों द्वारा हुआ है। पुराणों में विशेषता रामचंद्र शुक्ल और नयों में विजय देव, यानी पुराने में आप देखो पद्मावत की रचना प्रक्रिया का कह रहे हैं संवेदनशील विश्लेषण कई समीक्षक ने किया, पुराने में शुक्ल और नए में आप देखो तो विजय देव नारायण शाही। इस संदर्भ में जिसे एक और कोण की ओर संकेत हम कर सकते हैं वो है पद्मावत के विधान में। पद्मावत के विधान में लोक और शिष्ट या अभिजात तत्वों का विलक्षण संयोग देखने को मिलता है। किसमें? पद्मावत में कहा जा रहा है कि लोक और शिष्ट या अभिजात तत्वों का विलक्षण संयोग है। भक्तिकालीन रचना प्रक्रिया के ऐतिहासिक विवेचन में इस बिंदु का महत्व कुछ और बढ़ जाता है। लोक रचना में भाषा का कम से कम सृजनात्मक रूप उपेक्षित है, यानी लोक रचना में भाषा का कम से कम सृजनात्मक रूप अपेक्षित है, अभिजात में अधिकतम है। योग काव्य भाषा की प्रयोग विधि में यहाँ पृथ्वीराज रासो और रामचरितमानस के बीच की रचना प्रक्रिया जो इन तीनों रचनाओं के कालक्रम के अनुकूल है। प्रक्रिया ये है कि लोग जैसे लंबे लंबे वर्णन और फिर एक अंश सृजनात्मक काव्य का जो पूरे प्रसंग को रचनात्मक दीप्ति से आलोकित कर देता है पूर्व प्रभावी ढंग से। उदाहरण के लिए सिंघल द्वीप में अमराई का प्रसंग लिया जा सकता है। दो दोहों के बीच 7 अर्धालियों में कभी अमराई में बैठने वाले विविध पक्षियों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे पद्मावत उनके संबंध में बताया गया है। काव्य भाषा की प्रयोग विधि में यहाँ पृथ्वीराज रासो रामचरितमानस और उदाहरण के लिए सिंघल द्वीप में अमराई के प्रसंग और दो दोहों के बीच 7 अर्धालियों में कभी अमराई में बैठने वाले विविध पक्षियों का कैसे वर्णन करता है। बस ही पंखी बोलई बहुभा का करही उल्लास देखी कैसा का भोर होत बोलई चूचू ही बोलई पाणुक एके तो ही जावत पंखी जगत के बारे बैठे अमराऊ आपन आपन भाषा ले देकर नाऊ। इन सारे पक्षियों की ध्वनि वैविध्य को कभी एक बिंब में ढालता है कि मानो वे सब अपनी अपनी भाषा में एक ही देव या परम तत्व का नाम जप कर रहे हैं। वो पक्षियां इस बिंब में पहुंचकर जैसे पिछले समूचे वर्णन को एक निष्पत्ति मिल जाती हो और तब पिछले इतिवृत्त में भी कविता जो है चुपके से परिव्याप्त हो जाता है। आचार्य शुक्ल की सजग दृष्टि कवि की रचना विधान को समझने में यहाँ चूक गई है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि जायसी की कथा प्रवाह में इस प्रकार के अनावश्यक विराम बहुत से हैं। बहुत स्थलों पर तो ऐसा विराम कुछ दिनों से चली हुई उन भद्दी परंपरा का अनुसरण है जिनमें वस्तुओं के बहुत से नाम और भेद गिनाए जाते हैं। जैसे सिंघल द्वीप वर्णन खंड में फल फूल और घोड़ों के नाम, रससेन की विवाह और बादशाह की दावत में पकवान और व्यंजनों की बड़ी लंबी सूची। कुछ स्थलों पर तो केवल विषयों की जानकारी के लिए अनावश्यक विवरण जोड़े गए हैं। यदि इस विधान को ध्यान से देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि इस प्रकार वर्णन की योजना वस्तुतः लोक परंपरा के आग्रह से है।
गाकर सुनाई जाने वाली लोक कथाओं में ऐसे वर्णन रखने के दो प्रयोजन समझ में आते हैं। एक तो उनसे लोक जीवन में विविध प्रकार के ज्ञान को प्रसारित किया जाता है और दूसरे एक तो उनसे लोक जीवन में विविध प्रकार के ज्ञान को प्रसारित किया जाता है और दूसरे कथा विधान में औत्सुक्य का संचार होता है। कुछ देर कहानी की प्रवाह को रोक कर पर जैसा पहले दिखाया गया है, लोक परंपरा की दिशा से अनावश्यक विराम नियोजित करके बाद में उनके इतिवृत्त को किसी सृजनात्मक अंश से रचनात्मक रूप में आलोकित किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्रमशः अर्धालियों और दोहों की व्यवस्था बहुत बार इसी रूप में की गई है। रचना में लोक और शिष्ट विधानों के संगमन का ये बड़ा कुशल उदाहरण है। लोक परंपरा से जुड़ने की जायसी में कुछ अन्य वृत्तियां भी मिलती हैं। अवधि बोली के ठेठ रूप का प्रयोग आलोचकों ने इस क्रम में कई बार उल्लेखित किया है। किसका? अवधि बोली के ठेठ रूप का प्रयोग आलोचकों ने इस क्रम में कई बार उल्लेखित किया है। जायसी में तुलसी की तरह तत्सम शब्दावली की मिलावट, शुक्ल के शब्दों में मंजू अमंद आदि की चाशनी व संस्कृत शब्दावली से जायसी अपरिचित थे। कौन यहाँ पे जायसी के संबंध में कह रहे हैं कि करें लोक परंपरा से जुड़ने की जायसी में कुछ अनुभूतियां ये है कि अवधि बोली जो है उनके ठेठ रूप का प्रयोग वो आलोचकों ने इस क्रम में कई बार उल्लेखित किया है। जायसी में तुलसी की तरह जैसे जायसी हैं उनमें तुलसी की तरह तत्सम शब्दावली की मिलावट, शुक्ल के शब्दों में मंजू अमंद आदि की चाशनी नहीं है, पर संस्कृत शब्दावली से जायसी अपरिचित थे ऐसा नहीं जान पड़ता, मतलब कि उनको भी संस्कृत ज्ञात था। कहते हैं कि तद्भवों के अलावा बहुत बार गोपीतनः पृथ्वी जैसे अर्ध तत्सम उन्होंने स्वयं गढ़े हैं काव्य भाषा को मनवांछी संस्कार देने के लिए। इस प्रकार की शब्दावली लोक बोली से ली गई नहीं जान पड़ती, वरन लोक संस्कार के अनुसार स्वयं जायसी द्वारा ऐसा लगता वो रचा गया है। कबीर ने भी ऐसे शब्द बनाए थे संस्कृत के प्रति अवज्ञा प्रकट करने के लिए। जायसी के यहाँ ऐसी शब्दावली, यानी एक चीज कह रहे हैं कि अगर देखो जायसी के यहाँ ऐसी शब्दावली लोकानुराग प्रकट करती है, वहां लोकानुराग की दृश्य प्रबल नहीं थी, यहाँ संस्कृत के प्रति अवज्ञा की नहीं। पद्मावत की कथा विधान में सर्ग जैसे विभाजन को अस्वीकार करके लगातार वर्णन क्रम को चलाना, यानी कहने पद्मावत की कथा विधान में अगर सर्ग जैसे विभाजन जो है उनको आप अस्वीकार करके लगातार वर्णन क्रम को चला रहे हो, तो वर्णन क्रम को चलाना आलोचकों द्वारा फारसी मसनबी शैली का प्रभाव माना गया है कि आपने सर्ग इसलिए हटा दिया। ये चीज वो कह रहे हैं कि इसमें क्या है कि मसनबी शैली का प्रभाव है, पर इस शैली के पीछे देसी लोक कथा का संस्कार भी देखा जा सकता है, जिनमें शास्त्रीय दृष्टि का कोई विभाजन नहीं है। कथा लगातार चलती है, लोक और शिष्ट को एक दूसरे के आमने सामने करके इस टकराहट में से कुछ समझने का एक और उपक्रम हमें पद्मावत की कथा विधान में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की भिन्न प्रकृति रखने में मिलता है। जायसी ने अपने कथानक का विधान इस तरह किया है कि पूर्वार्ध लोक कथा के रूप में काल्पनिक वृत्त है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक बनावट लिए हुए हैं। ये दो अलग अलग संसार हैं, उनकी विश्वसनीयता की अलग अलग शर्तें हैं। लोक कथा की रंगत लिए पूर्वार्ध में अनेक अति प्राकृतिक चरित्र और घटनाएं हैं, देवी देवता, राक्षस, मनुष्य की बोली बोलने वाला तोता, सिद्धि गुटिका आदि। उत्तरार्ध में ये अति प्राकृतिक तत्व एकदम अनुपस्थित है, उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं होता। रोचक बात यह है कि समुद्र द्वारा दिए गए पांच अमूल्य पदार्थ अमृतहंस, राजपक्षी, शार्दुल और पारस पत्थर रत्नसेन के पास है, जबकि वर्षों तक अलाउद्दीन चित्तौड़ का घेरा डाले रहा है और इनके उपयोग की बात राजा को नहीं सोची। लगता है कि लोक वृत्त से निकलकर ऐतिहासिक वृत्त में आने पर इनकी अलौकिकता समाप्त हो गई हो, बल्कि अलाउद्दीन से संधि के समय रत्नसेन की ओर से ये पांच अमूल्य वस्तुएं दे दी जाती हैं। अमृत और शार्दुल के लिए इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। अब देखिए कबीर के संबंध में जो हमने पढ़ा तो सीधा सीधा जो चीजें था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे जायसी से संबंधित जो ये कह रहे हैं बहुत डेप्थ में जाके जायसी की रचना जो उनकी कृतित्व है, उनके व्यक्तित्व दोनों पक्षों को उजागर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका सीधा सा जब शुरुआत में हम देखें कि ये क्या कह रहे हैं कि एक तो उनकी कविता मात्र सांप्रदायिक नहीं, क्योंकि आप इनको हिंदू मुस्लिम में ना बांटें, क्योंकि जब वो मुसलमान होके हिंदू सौर की गाथा की बात करें तो हिंदू सौर की गाथा बिल्कुल बहुत ही खुले दिल से कर रहे हैं और हिंदू तुर्क दो उरन गाजी। दूसरी चीज की जब ये कहते हैं कि मूल्यांकन के आधार पे अगर जब भक्ति काल में आते हैं तो भक्ति काल में निर्गुण शाखा, इनके अलावा आपका सगुण है।
तो निर्गुण में कबीर और जायसी जब आते हैं तो ये कहते हैं, जब शुक्ल जी उन लोगों की समीक्षा कर रहे हैं या विवेचना मूल्यांकन कर रहे हैं, तो कहीं पे भी वो जायसी को कम नहीं मानते, सूर की तुलना में गौरव ज्यादा ही दे रहे हैं। कबीर के संबंध में कि उनमें प्रखरता ज्यादा, वो भी कह रहे हैं। अच्छा, जायसी की जो पद्मावत रचना कह रहे हैं कि शुक्ल जी ने उनपे बढ़िया सा विश्लेषण किया, लेकिन इसके बाद आप देखो कि किसने जायसी पे विश्लेषण किया, तो वो देव नारायण जो है शाही को कह रहे हैं कि देव नारायण जो शाही हैं इन्होंने अच्छे से किया, देव नारायण शाही ने। अब देव नारायण शाही और इनके पद्मावत के विधान में कह रहे हैं कि लोक और शिष्ट या अभिजात तत्वों का विलक्षण संयोग है। आपको पद्मावत में लोक और शिष्ट जो अभिजात तत्व है, एक एलीट क्लास का, वो बिंदु देखने को मिलेगा। हाँ, ये एक चीज हो सकता है कि जो लोक रचना में इनकी भाषा है वो भाषा का कम से कम सृजनात्मक रूप देखने को मिले, लेकिन अभिजात्य रूप जो है वो चीज आपको देखने को मिलेगा। और जो प्रयोग विधि यहाँ पे पृथ्वीराज रासो और रामचरितमानस के बीच की ये रचना प्रक्रिया जो काव्य भाषा में है, ये कालक्रम के अनुकूल है। जैसे प्रक्रिया ये है कि लोक जैसे लंबे लंबे वर्णन, जैसे पद्मावत का आरंभिक अंश और फिर एक अंश सृजनात्मक का पूरे प्रसंग को बहुत ही प्रभावी ढंग से रखा गया। जैसे सिंगल द्वीप में कह रहे हैं अमराई का प्रसंग, वहां पे दो दोहों के बीच 7 अर्धालिये में कभी अमराई में बैठने वाले विविध पक्षी का वर्णन करता है। फिर यहाँ से पंक्ति इन्होंने दिया कि बस यही पंखी बोले बहुभाका करे उल्लास देखी कैसा का, यानी इतनी पक्षियों को देखने के बाद करें कि वो उस पक्षियों को भी बड़ी बारीकी से देखो कि उनकी ध्वनि के वैविध्य को, ऐसा लग रहा है कि वो परम तत्व का नाम जप रहे हो, ऐसा बिंब बना रहे हैं। और पिछले समूचे वर्णन को एक निष्पत्ति मिल जाती है इससे। तब पिछले इतिवृत्त में भी कविता जो है चुपके से ऐसा लगता परिव्याप्त हो गई। शुक्ल की सजग दृष्टि जो है वो कवि के रचना विधान को समझने में यहाँ चूक गई, वो नहीं समझ पाए। जायसी जी की जो ग्रंथावली की भूमिका में उन्होंने लिखा है, खुद लिखा है कि जायसी के कथा प्रवाह में इस प्रकार के अनावश्यक विराम बहुत से हैं। बहुत स्थलों पर तो ऐसा विराम कुछ दिनों से चली हुई उस भद्दी परंपरा का अनुसरण, जिनमें वस्तुओं के बहुत से नाम और भेद गिनाए जाते हैं। जैसे सिंगल द्वीप वर्णनखंड में फूलों, फलों और घोड़ों के नाम, रतन सेन की विवाह और बादशाह की दावत में पकवानों और व्यंजनों की लंबी सूची, कुछ स्थलों पर तो केवल विषय की जानकारी। कह रहे लग रहा है समझने में गलती कर दी है। यहाँ पे शुक्ल जी का जो है सजग दृष्टि चूक गया, क्योंकि यदि आप इनकी रचना, यदि इस विधान को ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि इस प्रकार वर्णों की योजना जो इन्होंने की वस्तुतः लोक परंपरा के आग्रह से की है। और जब लोक परंपरा के आग्रह से की है तो गाकर सुनाई जाने वाली लोक कथाओं में ऐसे वर्णन रखने के 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो उद्देश्य होता है कि लोक जीवन में विविध प्रकार के ज्ञान को प्रसार कर ले, फैला दें। दूसरा, लोगों में औत्सुक्य का संचार कर दे, कुछ देर कहानी की प्रवाह को रोककर। और जैसा पहले दिखाया गया, लोक परंपरा के बीच ऐसे अनावश्यक विराम नियोजित करके बाद में उनके इतिवृत्त को किसी सृजनात्मक अंश की व्यवस्था, सृजनात्मक अंश से रचनात्मक रूप में आलोकित किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्रमशः अर्धालियों और दोहों की व्यवस्था बहुत बार इसी रूप में की गई है। रचना में लोक और शिष्ट विधानों के संगमन का ये बड़ा कुशल उदाहरण है। दूसरी चीज, अब लोक परंपरा से जुड़ने की जायसी की वृत्तियों के बारे में कि लोक परंपरा से कैसे जुड़े, कहते कि वो जो है अवधी बोली की ठेठ रूप का प्रयोग आलोचकों ने कहा इनमें दिखता है। क्यों? क्योंकि जायसी में भी तुलसी की तरह, जैसे तुलसी में है वैसे जायसी में भी तुलसी की तरह तत्सम शब्दावली की मिलावट है। जायसी में भी तुलसी तो संस्कृत में लिखते ही, लेकिन सोचने वाली बात है कि अवधी बोली के ठेठ रूप के प्रयोग करने वाले जायसी, इनमें भी तत्सम शब्दावली की मिलावट है। इसलिए तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि उनको संस्कृत से वो अपरिचित थे, वो परिचित थे। वरन लोक संस्कार के अनुसार स्वयं जायसी द्वारा रची उनकी रचनाएं ऐसी लगती है। हाँ, कबीर ने भी ऐसे शब्द बनाए थे संस्कृत के प्रति अवज्ञा प्रकट करने के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे फिर ये आता है कि जो पद्मावत है रचना, उसके कथा विधान में सर्ग जैसा विभाजन जो होता वो उसको अस्वीकार कर दिया गया कि सर्गों में नहीं बांटा गया। क्यों नहीं बांटा गया? तो कह रहे हैं कि अस्वीकार करके लगातार वर्णन क्रम को चलाना आलोचकों द्वारा फारसी मसनवी शैली का प्रभाव माना गया है। कि मतलब हम सर्ग में इसलिए नहीं विभाजित कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा कारण है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्ग में अगर हम विभाजित कर रहे हैं तो सर्ग में इसलिए नहीं विभाजित कर रहे हैं क्योंकि इस पे क्या है, हमें जहाँ तक लग रहा है इस पे मसनवी शैली का प्रभाव है।
इसलिए सर्ग में नहीं बांटा गया, इसीलिए सर्ग में नहीं विभाजित किया गया। लेकिन इस शैली के पीछे भी देसी लोक कथा का संस्कार है, जिनमें शास्त्रीय दृष्टि का कोई विभाजन नहीं होता। कथा लगातार चलता रहता है। लोक और शिष्ट को एक दूसरे के आमने सामने करके इस टकराहट में से कुछ सृजने का एक और उपक्रम हमें पद्मावत में मिलता है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की भिन्न प्रकृति रखने में मिलता है। जायसी ने अपने कथानक का विधान इसी तरह किया है कि पूर्वार्ध लोक कथा के रूप में काल्पनिक वृत्त और उत्तरार्ध ऐतिहासिक बनावट किए हुए हैं। ये दो अलग अलग संसार हैं और उनकी विश्वसनीयता की अलग अलग शर्तें हैं। लोक कथा की रंगत लिए पूर्वार्ध में अनेक अति प्राकृतिक चरित्र और घटनाएं आपको देवी देवता राक्षस मनुष्य की बोली तोता सिद्ध कुडका ये सब आपको पूर्वार्ध में दिखेंगे और उत्तरार्ध में ये अति प्राकृतिक तत्व एकदम ही गायब हो गए, कहीं कोई उल्लेख नहीं। रोचक बात यह है कि समुद्र द्वारा दिए गए 5 अमूल्य पदार्थ, यहाँ पे समुद्र का जिक्र आया कि 5 जो अमूल्य पदार्थ हैं उनमें क्या है, अमृत, हंस, राजपक्षी, शार्दुल। रोचक बात यह है कि समुद्र द्वारा जो ये 5 दिए गए हैं और पारस पत्थर ये रतन सेन के पास है, यानी अमृत, हंस, राजपक्षी, शार्दुल। जबकि वर्षों तक अलाउद्दीन चित्तौड़ का घेरा डाले रहा और इनके उपयोग की बात राजा को नहीं सोची। लगता है कि लोक वृत्त से निकलकर ऐतिहासिक वृत्त में आने पर इनकी अलौकिकता समाप्त हो गई हो, बल्कि अलाउद्दीन से संधि के समय रतन सेन की ओर से ये 5 अमूल्य वस्तुएं दे दी जाती है। अमृत और शार्दुल के लिए इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकता है। लोक वृत्त और ऐतिहासिक वृत्त का इस तरह आमना सामना जायसी के अपने रचना विधान की निजी उपज है। यानी लोक वृत्त और ऐतिहासिक वृत्त का इस तरह आमना सामना क्या है, जायसी के अपने रचना विधान की निजी उपज है। संसार के महाकाव्य में शायद ही कहीं यथार्थ के ऐसे द्विखंडी रूप का चित्रण मिले। लोक और शिष्ट ऐतिहासिक वृत्त को यूं बगल बगल रखने के पीछे कवि की कई दृष्टि हो सकती है। एक सीधा लक्ष्य हो सकता है तुलना के माध्यम से इन दोनों संसारों के वैषम्य को और गहरा करके देखना। इसे फिर गहरी दृष्टि होगी इन दोनों के नैतिक विधान का अंतर दर्शाना। लोक वृत्त की दुनिया में कष्ट है तो कृपा भी है, जबकि ऐतिहासिक वृत्त में कष्ट ही कष्ट है, उसे उबरना नहीं है। यो पूर्वार्ध पूर्णतः सुखांत है जबकि उत्तरार्ध चरम दुखांत है। पूर्वार्ध पूर्णतः सुखांत है जबकि उत्तरार्ध चरम दुखांत है। यहाँ विजयदेव नारायण शाही ने ठीक लक्षित किया है कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की एक अकेली ट्रेजिक कृति है, पर सुखांत और दुखांत का ये मेल महाकाव्य को भी जैसे एक दर्जा और ऊंचा उठा देता हो। यहाँ महाकाव्य का न केवल शास्त्रीय सूचीबद्ध वर्णन है, संध्या, प्रातः, प्रदोष, युद्ध, मृग्या आदि वर्णन, यथार्थ का पूरा द्विआयामी चित्रण। मनुष्य जीवन की समग्रता और उनकी नियति का इससे अधिक पूर्ण और प्रभावी अंकन क्या हो सकता है। इस पूर्णता की पूर्णता प्रतीति के लिए ही कभी बीच बीच में लंबे और सांगोपांग वर्णन ले आता है, जिनकी रचनात्मक संगति शुक्ल ने नहीं देखी। ऊंचे या माटी, जौवन या मसी जैसे प्रसंगों पर कवि के लंबे और सिलसिलेवार पर्यवेक्षण लोक शैली के अनिवार्य अंग है। ये छोटे छोटे ज्ञान कोश लोक जीवन से लिए गए हैं और बदले में उसे समृद्ध भी करते चलते हैं, पर कथा में इनकी अंततः संगति और इनके इतिवृत्त में काव्य सक्रिय हो जाता है बीच बीच में बिंब प्रयोग से। देवपाल की दूती द्वारा पद्मिनी को फुसलाने के प्रसंग में मसी संबंधी चर्चा जो शुक्ल की पहली कसौटी पर अनावश्यक विराम ठहरेगी, बाद में उन्हें उपयुक्त और दूती के सामान्य स्वभाव के अनुकूल लगती है। दूती कहती है, लोना सोई जहाँ मसी रेखा, मसी पुत्रन जिन सो जग देखा, सो कस सेत जहाँ मसी नाई, सो कस पिंड न जहाँ परछाई। आचार्य शुक्ल अनुमोदन की मुद्रा में टिप्पणी करते हैं कि अंतिम युक्ति तो दार्शनिक सी है। पद्मावत के पूर्वार्ध यानी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों के संबंध में तो पद्मावत के पूर्वार्ध में कहते हैं कि लोक अभिप्रायों का प्रयोग उस अंश की लोक रंगत को और प्रगाढ़ करने के लिए है, जिसे पूर्वार्ध में तोते के वर्णन से राजकुमार के मन में प्रेम का उत्पन्न हो जाना, जो शिव पार्वती द्वारा प्रेम की परीक्षा, शिव का कोढ़ी वेश धारण करना, युद्ध में हनुमान का सहायक होना, ये कोई अभिप्राय फिर उत्तरार्ध में नहीं आता। ऐतिहासिक वृत्त में जैसे कुछ भी पूर्वोक्त नहीं कह सकते, यहाँ ना कोई समय ना अभिप्राय। लोक और शिष्ट की ये टकरार जायसी की रचना संसार को अद्भुत विस्तार देती है। कथानक के 2 स्तरों की संतर प्रक्रिया में कवि ने जैसे महाकाव्य और मसनवी की सभी संभावनाओं को निषेध कर दिया। लोक और शिष्ट की अंतर प्रक्रिया हिंदी कविता की बनावट के विकास में एक महत्वपूर्ण मंजिल है। पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस ये इन कृतियों का कार्यक्रम ही नहीं है, रचना अनुक्रम भी है। रासों में यदि लोक शैली प्रबल है और मानस में शिष्ट, तो पद्मावत लोक से शिष्ट में संक्रमण का साक्ष्य है। यह संक्रमण रचना के हर महत्वपूर्ण पक्ष में देखा जा सकता है, पर लोक परंपरा से जूझने की एक विडंबना भी देखी जा सकती है। पद्मावत का पाठ क्षेत्र अपेक्षा सीमित रहा।
बोली शैली की दृष्टि से जितना ठेठ है उसकी पहुंच उतनी कम है। दूसरी ओर बोली और शैली दोनों में संस्कृत परंपरा से जुड़कर तुलसी का छेद बहुत व्यापक हो गया है। ठेठ बोली का ठाठ से बोधगम्यता की दृष्टि से दोनों ओर असर डालता है, पर लोक और शिष्ट के संक्रमण में विकसित अर्थ प्रक्रिया का तुलनीय उदाहरण है पद्मावत। तो यहाँ पे हमने जो है कबीर और जो है झांसी जी दोनों लोगों के संबंध में जो उनकी रचनाओं का उनका व्यक्तित्व कृतित्व यहाँ पे देखा है, और आगे शुरू होता है सूरदास जी के संबंध में। तो 35 मिनट का क्लास रखते हैं, फिर सूरदास तुलसीदास को एक में ले लेंगे। धन्यवाद।